अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे बच्चे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखना है कि एक सरफेस है जिसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज क्यू प्लस चार्ज पड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमने देखना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं बच्चे, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया था। और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ई ए कॉस थीटा का। हमने पढ़ा था जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ई डॉट ए, या फिर इसको लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास। तो हम बेसिकली इस फार्मूले के जरिए ना फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अभी हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं कि एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर ना प्लस चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और इस सरफेस को क्रॉस करती है। पीछे हमारे पास कोई सा भी प्लस चार्ज होता है ना, उसके लिए हमने पढ़ा था प्लस चार्ज से ना पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो हमारे पास वो शेप एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब इस तरह की एक बॉल की सरफेस है। इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देखना चाह रहे हैं कितनी फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रही है। हम फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो ये बेसिकली हमारे पास बच्चे बॉल की शक्ल की एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर में प्लस चार्ज पड़ा है और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इस सरफेस में से बाहर आ रही है। फ्लक्स के लिए हम लोगों ने बच्चे ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ई डॉट ए के लिए। बल्कि इसका ना एक छोटी सी बात ये कि फ्लक्स का फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब सरफेस जो होती है ना वो हमारे पास इस तरह से फ्लैट सरफेस होती है। लेकिन अभी जो हम लोग सिचुएशन ले रहे हैं, जो हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस ली है, ये तो कर्व सरफेस है। इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से, मतलब ये कर्व्ड है, तो ये तो फ्लैट सरफेस नहीं है। तो फिर हम लोग ये वाला जो फार्मूला हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था ई डॉट ए, वो एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर। इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो सरफेस है हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है। ये इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये एक छोटा सा हिस्सा, ये एक छोटा हिस्सा। हर पैच अब ये देखने में आपको नजर आ रहा है कि एक सरफेस के फॉर्म का है। ठीक है, अब इंडिविजुअली हर पैच में से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड अप कर लेंगे। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस ली है। बच्चे स्फेरिकल सरफेस जो होती है ना, वो जो बॉल की शक्ल की होती है ना सरफेस, उसको स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। इस तरह के सरफेस को बोलते हैं। इसके सेंटर में आपने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया है। तो हम बेसिकली वो ये कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस आर, उसके अंदर आपने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया हुआ है सेंटर में। अब हम फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए? सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में हम डिवाइड करेंगे। कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो पैचेस है वो छोटे छोटे फ्लैट पैचेस से सरफेस एरिया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हर पैच के लिए, हर फ्लैट सरफेस के लिए हम अलहदा से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बच्चे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड होता है। और किसी भी सरफेस के लिए अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर उसका एरिया वेक्टर हमने मालूम करना होता है तो एरिया वेक्टर की दो चीजें होती हैं। एक उसका सरफेस मैग्नीट्यूड होती है एरिया की, तो वो इसकी सरफेस एरिया के बराबर होगा। और अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी हो तो वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो अब ये देखें, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड होगी, और सरफेस का एरिया भी क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया। इसी तरह से अगर ये मैंने छोटा सा पैच लिया तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी, और एरिया भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में एरिया होगा, मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे फ्लैट सरफेस में, और हर के लिए एक के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वह यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने क्या किया, इस पूरी सरफेस को जो है वो छोटे छोटे एन स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बच्चे टोटल सरफेस का एरिया अगर मेरे पास कैपिटल ए है, मतलब टोटल सरफेस है अगर वो एरिया ए है, और इस पूरी सरफेस को मैंने छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, तो एक छोटे हिस्से का फिर जो एरिया होगा वो क्या होगा? डेल्टा ए होगा। ये छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया तो मेरे पास अगर ये पहला सरफेस है, पहला फेस है, तो मैं इसको 1 का नाम दूंगी डेल्टा A1, तो इसको नाम दे दूंगी डेल्टा A2 का। इसी तरह से डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब सबके लिए अलग से हम फ्लक्स की वैल्यू को ऐड अप करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास हमने इसको छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया, और हर पैच का जो एरिया ये है, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल होती है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। मतलब ये देखिए ना बच्चे, परपेंडिकुलर का मतलब है सरफेस ये है तो आउटवर्ड हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं क्योंकि इसका सरफेस के साथ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और हर पॉइंट पे हमारे पास एरिया है, तो इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास E1 E2 होगी। अगर ये एरिया A1 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, ये एरिया A2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड A2 होगी, A3 है तो डेल्टा A3 है तो E3 होगी। तो हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज होंगी। फ्लक्स का फार्मूला मैंने आपसे
से कहा था कि हम क्या करेंगे, सारे जो पैचेस हमने छोटे छोटे लिए हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किए, सबके लिए जो फ्लक्स होगा उसको ऐड अप करेंगे। तो पहले इसके लिए E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस, तो सबको ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें सबको ऐड किया हुआ है, ठीक है। पहले पैच के लिए E1 डॉट डेल्टा A1, ठीक है, प्लस इसको वेक्टर के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इसको वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि उस सिंबल के ऊपर या तो आप एरो लगा देते हैं बच्चे, वेक्टर के जरिए उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, या फिर उसको बोल्ड करके मोटा करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे ना इसको दो तरह से लिखा जा सकता है वेक्टर को। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर है, तो बच्चे यहाँ पे इसको ना बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है, E1 डेल्टा A1। अब सेकंड पैच के लिए E2 डॉट डेल्टा A2 और E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। तो ये सारे पैचेस के फ्लक्स को हमने क्या किया, ऐड अप कर लिया। यहाँ पे अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चे, ई डॉट की जगह पे ना हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, E2 डेल्टा A2 कॉस, मतलब ये एक्सप्रेशन एक्सपैंड हो जाएगा। E1 डेल्टा A1 डॉट की जगह कॉस थीटा प्लस E2 डेल्टा A2 डॉट की जगह कॉस थीटा एंड सो ऑन। तो ये सारा एक्सप्रेशन एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों आउटवर्ड होता है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। कॉस 0 जो होता है ना बच्चे, वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बच जाएगा E1 डेल्टा A1। तो ये कॉस 0 जो होगा वो 1 होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा 0, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन उसी तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। और कॉस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है कॉस 0, इसलिए हमारे पास E के इक्वल आ जाएगा। अगर डेल्टा A1 है तो E1 डेल्टा A1 आ जाएगा, E2 है तो A2 है तो E2 डेल्टा A2 आ जाएगा। यहाँ मैंने एक और छोटी सी बात करा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारे पास, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। मतलब ये 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, चार्ज में सेम ही रह रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में, अगर बॉल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो सेंटर से हर पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सरफेस से हर पॉइंट, कोई सा भी सरफेस का पॉइंट होगा, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास कोई सा भी पैच लेंगे, डिस्टेंस उसका सरफेस का हमारे पास सेंटर से सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो E1 भी इक्वल होगा E2 के, E3 के। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था, किसी भी पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी। अब ये हर पैच है वो सेंटर से तो सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो हर एक से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सबकी वैल्यू सेम होगी। तो जहां जहां पे E1 E2 E3 लिखा है, सबकी जगह E लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, E1 E2 E3 सबकी जगह क्या लिखना है, E लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस इसकी जगह भी E आ जाएगा डेल्टा A2 प्लस इसकी जगह भी E आ जाएगा डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। तो जो E1 E2 3 थे, सबकी जगह पे आपने कैपिटल E लिख दिया है, ठीक है। अब आपने इन सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, कैपिटल E कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन। अब ये बेसिकली कह क्या रहा है कि ये जो छोटे छोटे पैचेस हैं, अगर इन सबके एरिया को मिलाया जाए तो बच्चे ये पूरी की पूरी सरफेस का एरिया नहीं दे देगा। तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे पैचेस के सारे एरियाज को अगर मिला दें तो वो टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया हमें दे देगा। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है बच्चे, उसका फार्मूला होता है 4πr²। हर शेप के लिहाज से ना एरिया का फार्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया होता है 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो हमें वैसे पता है 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट ऑन कर दिया, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, Q/ε0। इसका मतलब है फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी इस सरफेस में से बाहर निकलेंगी वो डिपेंड करेगा इसके सेंटर में चार्ज कितना है, और यहाँ पे कोई हमने मीडियम वगैरह लिया हुआ है या नहीं, ठीक है। ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको ये नहीं बता रहा कि आपने शेप कौन सी ली थी, आपने स्फीयर लिया था या कोई डिफरेंट हमने शेप्स ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट, हमें इसका रिजल्ट आपने लाजमी देखना है कि हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहे हैं। हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिपेंड करेगा कि आपके पास चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, और दूसरा ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आपने ये मीडियम कहाँ पे लिया हुआ है, किस जगह पे ये प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसी मीडियम में शेप में से कह लें, ज्योमेट्री में से या सरफेस में रहे हैं।
वो सरफेस पड़ी कहाँ पे हुई है, वहाँ पे कौन सा मीडियम है, ठीक है। ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको नहीं बताया जा रहा है कि आपने शेप कौन सी ली थी, स्फेरिकल ली थी, सिलेंड्रिकल ली थी या क्या ली थी। तो ये एंड रिजल्ट क्लास में याद रखिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, तो उसमें ये सारा आपने एक्सप्लेन करना होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी से रिलेटेड बच्चे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ जो कंबाइन किया हुआ है गॉसेस लॉ का, कि अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था कि फ्लक्स जो होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाता है, ये आगे नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है गॉसेस लॉ। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कहते मतलब शेप के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कहते हैं सपोज करें ये इरेगुलर सी शेप का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ चार्जेस हैं। आपसे बोल दिया जाता है इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड आउट करो। हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है वो ज्योमेट्री पे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। तो पहले हम Q1 की वजह से फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर Q2 की वजह से मालूम करेंगे, Q3 की वजह से मालूम करेंगे और लास्ट में सबको क्या करेंगे, एडअप कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पहले Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर सेकंड चार्ज की वजह से, फिर थर्ड चार्ज की वजह से, अप टू सो ऑन। अब ये सारे एक ही जगह पड़े हुए मीडियम सेम है तो सब में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सारे चार्जेस कहते हैं, अगर ये सारे के सारे चार्जेस को एडअप किया जाए तो वो टोटल चार्ज हमें देगा जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर इंक्लूड। इन टोटल चार्ज को आप किससे लिखेंगे, कैपिटल क्यू से लिख देंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि टोटल चार्ज हमारे पास कैपिटल क्यू बेसिकली बता रहा है टोटल चार्ज जो इंक्लूड्स है। इसी को हम नाम दे देते हैं गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट क्या है, गॉसेस लॉ में ये कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है, ये फ्लक्स किसके इक्वल है, हमारे पास 1 टाइम्स चार्ज, इन दोनों का प्रोडक्ट है। टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज के, ये 1/एप्सिलॉन नॉट और चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, ठीक है। आपने इसमें करना क्या है, ये गॉसेस लॉ की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला करना है, और ये डिटेल में लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बच्चे, ये क्रॉस हुआ हुआ, ये रिड्यूस सिलेबस है, ये आपने नहीं करना। तो आज के टॉपिक में हमने गॉसेस लॉ की डेफिनेशन देखी, उसको हमने अंडरस्टैंड किया और उसका फार्मूला देखा। उसके अलावा हमने मेन लॉन्ग क्वेश्चन किया। मजीद बच्चे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।